कहते हैं कि पुलिस कभी कभी रस्सी को भी सांप बना देती है और सुई को फावड़ा बना देती है। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 2016 की बात है। 5 नवंबर की वो तारीख थी। एक व्यक्ति अपनी भांजी और अपने भांजे के साथ गांव वापस आ रहा था और जैसे वो गांव वापस आ रहा था उसने नेशनल हाईवे 91 पर थोड़ा शॉर्टकट मार लिया और शॉर्टकट मारते ही उसने हाईवे को बिल्कुल सीधे रास्ते न जाकर एक कट था, उस कट से जैसे ही गाड़ी को लेकर निकल रहा था अपनी बाइक को, सामने से एक वाहन आता है और वाहन ने उन तीनों को कुचल दिया, जिसमें हालांकि लड़के की हॉस्पिटल में जाके मौत हो जाती है। मामा और भांजी मर चुके थे। जैसे ही सूचना गांव वालों को मिलती है, गांव वालों को पता चलता है, गुस्सा बहुत आता है और जैसे जैसे लोग मौके पर जुट रहे थे वैसे वैसे सड़क पर पड़ी हुई 2 डेड बॉडी को देखकर लोगों का गुस्सा भड़क रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब पुलिस आती है तो पुलिस को पीट रहे हैं, कोई वाहन लेके आ रहे हैं तो उनको पीट रहे हैं, यानी कि आने वाले लोगों को भी खूब पीटा जा रहा था। उनके वाहनों में खूब तोड़फोड़ की जा रही थी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। भीड़ बढ़ती चली जाती है और ये गुस्सा बढ़ता चला जाता है और पुलिस को भी, आम पब्लिक को भी इस गुस्से का सामना करना पड़ता है। 2-3 घंटे तक नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। हालांकि इधर उधर वाहनों को निकालने के बाद तब थोड़ी राहत मिलती है। जब कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद पता चलता है कि उस इलाके के बड़ी संख्या में लोगों को नामजद भी किया गया, साथ ही अज्ञात में मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया। अब ऐसी जानकारी मिलने लगी कि पुलिस ने जब देखा कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो मौके पे ही नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे लड़के जो सेना की, पुलिस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी के बहकावे में आकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी के बहकावे में आकर उनको भी उठाना शुरू कर दिया। तभी गांव के लोगों ने कहा कि काश इतने सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, इतने सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा, इतने सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज चल रहा है, अगर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते और मरने वाले के परिवार वालों को दे देते तो ना तो उन्हें कोई दिक्कत होती ज़्यादा और ना ही फिर हमें लोगों को कहीं दिक्कत होती। लेकिन पुलिस ने जो रस्सी का सांप या सुई के नोक को फावड़े का रूप दे दिया था, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्ति जो कि पुलिस में होता है, वो पुलिस वाला रहम की भीख मांग रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसका पाला पड़ा था उसने अपनी ईमानदारी का जो सबूत दिया है वो वाकई काबिल गौर है, काबिल तारीफ है। इस कहानी से आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आजमगढ़ और आजमगढ़ की एक तहसील है लालगंज। बात कर रहा हूँ 6 फरवरी 2024 की। दरअसल सीओ का जो पेशगार होता है, हेड कांस्टेबल, इसका नाम था उमेश कुमार यादव। उमेश कुमार यादव एक व्यक्ति से यूं ही बातचीत कर रहा था और बातचीत करते करते अचानक ही कई लोगों ने उसको बुरी तरह से पकड़ लिया। उसने वर्दी पहनी हुई थी और वो जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। बस ऐसे ही चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसको छोड़ने वालों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उसने गिर कर, झुक कर बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा था, साहब मुझसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। एक पुलिस वाला सादी वर्दी में खड़े हुए लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है। इस दृश्य को सैकड़ों लोग देख रहे थे, इस दृश्य को पुलिस वाले भी देख रहे थे और इस दृश्य को जो वहाँ पर आसपास में आम लोग थे, फरियादी थे, वो भी देख रहे थे और वकील लोग भी देख रहे थे कि आखिरकार सीओ का जो ये पेशगार है, जो हमेशा मतलब एक अकड़ में रहता है, जो लोगों की अच्छी सुनवाई नहीं करता, वो इतना झुककर कैसे बात कर रहा है, क्यों हाथ पैर जोड़ रहा है, क्या बात है। जब लोगों ने इस कहानी को जाना, समझा तो उन्हें लगा कि ये सही हाथ जोड़ रहा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2023 को। एक गांव लगता है इसी सर्किल में मसीरपुर, थाना लगता है देवगांव। दरअसल इसी गांव का 2 परिवार होते हैं, उन दोनों परिवार में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो मारपीट हो जाती है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ थाने में जाते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे के दर्ज के आधार पर जितने लोगों के नाम लिखाए गए थे, उन लोगों को कहा कि या तो तुम जमानत ले लो कोर्ट से जाकर, अगर जमानत नहीं ले पाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हें जेल भेजेंगे। तभी कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद एक व्यक्ति बार बार, वो सीओ जो सर्किल ऑफिसर होते हैं लालगंज के, जिनका नाम होता है हितेंद्र कृष्ण, इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे। दो पक्षों का जो झगड़ा था, वो व्यक्ति बार बार ऑफिसर के पास जाता है और जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि साहब जिस दिन झगड़ा हुआ था मैं गांव में था ही नहीं, मेरा नाम तो बस किसी ने जानबूझकर लिखवा दिया है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए। इस तरह की वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी सीओ के पास जाता है तो कभी पेशगार के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, लेकिन उस दफ्तर में, उस जगह पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लगातार चक्कर काट रहा था। एक दिन पेशगार के पास जाता है, पेशगार उमेश कुमार यादव होता है। उसके सामने जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ के, इसके व्यक्ति का नाम होता है सूरज कुमार। सूरज कुमार कहता है कि साहब यकीन करो, 16 नवंबर 2023 को वो अपने घर से निकला, अपनी बहन के लिए, बहन के घर दिल्ली गया था और 9 दिसंबर 2023 को वहाँ से वापस लौट गया। लगभग 1 महीने के आसपास वो अपनी बहन के घर पे रहता है। उसका इस गांव के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये रहे टिकट, पूरी जानकारी ये रही, आप देख सकते हो, मेरी बहन से बात कर सकते हो। वहाँ के 10-5 लोग भी इस बात को कहने को तैयार हैं, फर्जी लिखवाया गया है, बस मुझे साहब माफ़ कर दीजिए। जैसे ही पेशगार ने यह बात सुनी, उसने कहा कि भाई देख, इस तरह की दलील से कुछ काम तो चलने वाला है नहीं, तुझे कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तू अगर पैसे का इंतजाम कर देता है तो छूट जाएगा, नहीं तो ऐसे ही यहाँ धक्के खाता रहे, चक्कर काटता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी पर। जब इस तरह की बात आई तो उस व्यक्ति, जिसका नाम है सूरज कुमार, वो रोते हुए गिड़गिड़ाते कह रहा था कि साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसे का इंतजाम करूँगा। वो कहता है कांस्टेबल कि भाई ज़्यादा पैसे का इंतजाम थोड़ी नहीं करना है,
15,000 रुपये सीओ साहब के लिए देने हैं और 3,000 रुपये मेरे लिए। बस 18,000 रुपये का इंतजाम करना है। हालांकि पैसे तो ज़्यादा मांगे जा रहे थे, लेकिन वो खींचतान करके वो बात 18,000 रुपये आ जाती है। 3,000 रुपये पेशगार के और 15,000 रुपये सीओ साहब के। अब बात पैसे की आती है तो वो परेशान हो जाता है। लगातार चक्कर काट ही रहा था, जेल जाने की उसकी नौबत आ जाती है। जब जेल जाने की नौबत आ जाती है वो इतना ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे अपने जाकर फरियाद सुनाए, किससे जाकर अपना दुखड़ा रहे। लेकिन जब कोई सुनने को तैयार नहीं था, तभी वो जाता है आजमगढ़ की ही एंटी करप्शन टीम के पास। और एंटी करप्शन टीम के पास जाने के बाद कहता है कि साहब मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। और वो जाता है 3 फरवरी 2023 को, और 3 फरवरी 2023 को जाने के बाद वो पूरी कहानी बयां करता है। बताता है कि एक देवगांव थाने में मुकदमा अपराध संख्या 546/2023 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें जो मेरा नाम लिखवाया गया है वो इंटेंशन नाम लिखवाया गया है, जबकि वो अपने बहन के पास दिल्ली में रुका हुआ था लगभग 1 महीने के आसपास। साहब इस मामले की थोड़ी सी ईमानदारी से जांच कर लीजिए। अगर आप जांच कर लेंगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। जब उसने भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ से इस मामले की शिकायत की तो उन्होंने एक व्यक्ति यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम होता है सुखवीर सिंह भदौरिया, उसको कहा कि इस मामले की जांच करो, देखो तो सही, एक जो व्यक्ति सूरज है ये बात सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब भेष बदलकर ये सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम होता है सुखवीर सिंह भदौरिया, वो जाता है और जाने के बाद वो पता करता है तो सचमुच पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तभी इस आजमगढ़ की टीम ने बनारस की टीम से बातचीत की और कहा कि साहब इस तरह से एक मामला है, कोई अधिकारी है जो रिश्वत मांग रहा है, क्या इस मामले की आप जांच करेंगे। यानी कि बनारस की टीम अब पहुंच जाती है आजमगढ़, और आजमगढ़ में एक टाइम सेट किया जाता है। और वो टाइम था 6 फरवरी 2024 को, और दोपहर के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पूरी तैयारी कर ली जाती है। 500 के लगभग ये 30 नोट होते हैं। 15,000 रुपये का इंतजाम किया जाता है। 3,000 रुपये का इंतजाम नहीं किया जाता। एक सफ़ेद रंग के लिफाफे में पैसे रखे जाते हैं, सूरज को दिए जाते हैं। सूरज से कहा जाता है कि तुम सीओ के ऑफिस में जाओ और वहाँ जाने के बाद जो भी तुमसे रिश्वत मांग रहा है उस व्यक्ति से बात करो, अगर वो पैसे लेता है तो फिर हम देख लेंगे। पूरी तैयारी हो जाती है। कोई इस तरह के पाउडर होते हैं, उस पाउडर में वो नोटों को भी और उस लिफाफे को भी थोड़ा भिगोया जाता है। हालांकि वो गीला नहीं होता, वो एकदम ड्राई होता है, सूखा होता है। लेकिन उसके बाद जो भी उस लिफाफे को छुएगा या नोटों को छुएगा और अगर वो पानी में हाथ डालेगा तो उसका रंग बदल जाता है। बस यही है रिश्वत की पहचान कैसे होती है। अब ये व्यक्ति सूरज वहाँ जाता है तो सीट पर जो पेशगार होता है उमेश कुमार यादव, वो मिलता ही नहीं है। जब वो मिलता नहीं है तो फिर बाहर आकर खड़ा हो जाता है ऑफिस के बाहर। वो इंतजार कर रहा था, तभी फ़ोन मिलाता है। और फ़ोन लाता है तो उमेश कुमार यादव फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं हाँ बताइए क्या बात है। कहता है कि साहब मैं सूरज बात कर रहा हूँ। वो सूरज जो मसीरपुर गांव का रहने वाला है, आपने जो कहा था मैंने इंतजाम कर लिया है। अब जैसे ही बात कहा कि इंतजाम कर लिया है, तुरंत वो हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसके बाद बातचीत होती है। वो दिखाता है कि एक लिफाफा है, सब ये रहे पैसे। तभी पास में एक होमगार्ड खड़ा हुआ था। उस होमगार्ड से कहा जाता है कि भाई इस यानी कि राजेश कुमार गौड़ वहाँ होमगार्ड था, उसको कहा जाता है देखो क्या है। अब उस लिफाफे में से पैसे निकाले जाते हैं, उसकी गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद पता चलता है कि 15,000 रुपये। जब बात 15,000 रुपये की आती है तो उमेश कुमार यादव कहता है कि भाई 18 की बात हुई थी और तुम 15,000 रुपये लेके आए हो, ये तो सीओ साहब के रुपये हैं, मेरे कहाँ हैं, मुझे भी तो दो। वो हाथ पैर जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए सूरज उस कांस्टेबल के सामने कहता है कि साहब बड़ी मुश्किल से, बहुत गरीब आदमी हूँ, इतने ही पैसे का इंतजाम कर पाया हूँ, बस आप इन्हें ही रख लीजिए, इसी में ही रफा दफा कर लीजिए, और मैं और ज़्यादा पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं जब ये घटना हुई थी तब मैं अपनी बहन के घर पे था। उसने पूरा कहानी बताई और बताने के बाद अब ये पैसे लेके जैसे जो टीम थी वो सादा वर्दी में इधर उधर खड़ी हो जाती है। और जैसे वो जाने वाले थे तुरंत ही वो टीम भाग के आती है, दौड़ के आती है, और दौड़ के आने के बाद तुरंत ही उस कांस्टेबल को पकड़ लेती है। और जो कस के पकड़ती है वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि बचाओ बचाओ, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। एक पुलिस वाला एक सादा वर्दी वाले लोगों से जब जोर जोर से बचने की कोशिश कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो जो भी सर्किल ऑफिस में काम कर रहे थे इनके सीओ के यहाँ पर, वो भी पुलिस वाले मौके पर आ जाते हैं। जो फरियादी शिकायत लेकर एसडीएम या किसी और अन्य अधिकारी के पास जाते हैं वो भी तमाशा देख रहे थे। और यहाँ जो वकील लोग होते हैं वो भी सबके सब तमाशा देख रहे थे। एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि अब तो मैं पूरी तरह से पकड़ा जा चुका हूँ। पकड़ने के बाद वो रोता हुआ गिड़गिड़ाता कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये पैसे तो सीओ साहब के हैं, उन्हीं के लिए तो काम करता हूँ, उन्होंने तो ये सब कुछ करवाया है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। सिधारी थाने में लेके जाते हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल इसमें जो एफआईआर लिखी गई थी, एफआईआर का जो नंबर होता है मुकदमा अपराध संख्या 0040, और ये 6 फरवरी 2024 को 22:01 की शाम के आसपास ये एफआईआर दर्ज की जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, धारा 12 और धारा 13 ब्रैकेट में 1B और 13(2) और 120B, इस धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे में जो पार्टी बनाई जाती है वो पार्टी में शामिल होते हैं 3 अधिकारी, यानी कि उमेश कुमार यादव, उनके पिता का नाम मुट्टूर यादव होता है, हेड कांस्टेबल क्षेत्र अधिकारी के ये पेशगार होते हैं। लालगंज जो सर्किल होता है, देवगांव का थाना लगता है, आजमगढ़ जिला लगता है। जो होमगार्ड होता है, होमगार्ड का नाम राजेश कुमार होता है, उसका भी नाम इसमें शामिल कर लिया जाता है। और सीओ हितेंद्र कृष्ण क्षेत्र अधिकारी होते हैं, यानी कि सीओ साहब भी बुरी तरह से लपेट दिए जाते हैं। जैसे ही अखबारों के माध्यम से ये खबर सर्किल में फैलती है, इलाके में फैलती है, जिले में फैलती है, बताया जाता है कि एसएसपी पर अब पूरी तरह से दबाव पड़ने लगता है। एसएसपी अब साफ करें तो क्या करें, तभी जितना उनको अधिकार था उतना तो उन्होंने कर दिया, यानी कि जो उनके हाथ पर चार्ज था सीओ साहब का, वो चार्ज तो उनसे छीन लिया, लेकिन उनको सस्पेंड करने का या बड़ी कार्रवाई करने का अधिकार शासन को होता है। अब शासन ही इस मामले में निर्णय लेगा। लेकिन है जो हेड कांस्टेबल होता है उमेश कुमार यादव, और साथ ही जो ये होमगार्ड होता है, उनको दोनों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उनको
जेल भेज दिया। इस मामले की जांच दी जाती है। आईपीएस ऑफिसर चिराग जैन होते हैं, जो कि इस जिले के एसपी देहात होते हैं। मेरी जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस मामले की प्रथम दृष्टया जांच मैं ही कर रहा हूं कि सीओ साहब ने क्या वाकई रिश्वत ली है, नहीं ली है। अभी ये जांच के चल रही है और जांच में जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसके बाद ही हम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि सीओ इसमें कितना शामिल है, कितना नहीं है। लेकिन जब इस हेड कांस्टेबल ने इस भ्रष्टाचार निवारण टीम के सामने, यानी एंटी करप्शन टीम के सामने जब अपनी कहानी सुनाई, तो इस हिसाब से उनका मुकदमे में भी नाम लिख दिया गया है। अभी वो दोषी हैं या निर्दोष हैं अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस चिराग जैन जी की मैं बात कर रहा हूँ, आईपीएस ऑफिसर की, एक बार इन्होंने एक अपराधी को पकड़ने के लिए फेसबुक पर नकली आईडी बनाई। उसमें वो खुद लड़की बनते हैं, खूबसूरत महिला का रोल अदा करते हैं, और वो जो अपराधी था वो पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था। और इन्होंने उससे जब चैटिंग करनी शुरू की है, मीठी मीठी बातें करनी शुरू की हैं, तो वो बंबई में था, ऐसा बताया जाता है। बंबई से बस मिलने के लिए उस लड़की से चला आता है, और जो लड़की सामने आती है तो पता चलता है कि वो आईपीएस ऑफिसर चिराग जैन होते हैं। उसको फिर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटना के हमको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। खासकर पुलिस वालों को ये बताना है कि आपने कसम खाई थी ईमानदारी से अपना काम करने की, इसलिए ईमानदारी से काम करते रहो। आपको ऐसे लोर, यानी कि सुरेंद्र सिंह लोर, जो डीएसपी से रिटायर हैं, ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, जो कि बहुत कम सीमित साधनों में रहते थे, जीते थे, और आज पूरे प्रदेश में उनका नाम